हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लास्ट टॉपिक तक बात कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अभी तक हमने कई सारे पॉइंट, कई सारे टॉपिक क्या कर लिए हैं, समझ लिए हैं। ठीक है। अगर मैं आपको नॉर्मली अगर आपको मैं सारे पॉइंट रिवाइज करूं, अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट देखे हैं, क्या क्या पॉइंट समझे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने समझा था हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, तो वो था सेक्शन 22, इसका चार्जिंग सेक्शन। 4 कंडीशंस हैं जो आपकी सैटिस्फाइड होनी चाहिए, तब आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आएगी। पहली कंडीशन, पहला, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। सबसे पहली कंडीशन क्या है? वहाँ पर आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए, मतलब खाली वैकेंट लैंड इस हेड के अंदर नहीं आएगी। सेकंड, क्या है सेकंड? इट शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में काम में नहीं आनी चाहिए। थर्ड, थर्ड ओनरशिप। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है? ओनरशिप। देयर मस्ट बी ओनरशिप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। वो मकान उसकी ओनरशिप में होनी चाहिए। फोर्थ, एनुअल वैल्यू। फोर्थ वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि मैं इनकम की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मकान की एनुअल वैल्यू को इनकम मान रहा हूँ, इनकम अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, रेंट वगैरह से मतलब नहीं है हमको। तो ये हो गई 4 हमारी बेसिक कंडीशन, या इसको बोलते हैं हम चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन। फिर हम एनुअल वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए म्युनिसिपल वैल्यू। क्या चाहिए? म्युनिसिपल वैल्यू। आप बोलेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर टू विच एवर इज लोअर। ये जो वैल्यू आई इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट ईआर। उसको हम कंपेयर करेंगे किससे? एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, विच एवर इज हायर। जो हायर वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी? जीएवी बन जाएगी। ये पहला हो गया, अगर मैंने साल भर मकान को किराए पर दिया हुआ और कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। अभी सेकंड पॉइंट आता है, अगर वहां पर अनरियलाइज रेंट है तो क्या होगा? अगर वहां पर अनरियलाइज रेंट है तो वहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको और समझना पड़ेगा। क्या पॉइंट है वो अनरियलाइज रेंट का? याद है? अनरियलाइज रेंट का पॉइंट बहुत छोटा सा है। वो ये कहता है एनुअल रेंट जो है उसमें से क्या करना? अनरियलाइज रेंट माइनस कर दे, और उसके बाद जो विच हायर होता है वो कंपेयर करना। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलता है वैकेंसी लॉस के लिए। थर्ड पॉइंट किसके लिए? वैकेंसी लॉस। ईआर निकालने, एक्सपेक्टेड रेट निकालने तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, एआर माइनस यूआर भी यहाँ पर करना ही करना है आपको। वैकेंसी लॉस के अंदर छोटा सा जो पॉइंट देखना है, एक मिनट, चलो। हाँ जी, अब समझना वैकेंसी लॉस का ट्रीटमेंट। सबसे पहले ईआर कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेड रेंट तो आपको करना है जो करना है। एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट हो गया, उसके बाद आपको चेक करना है आपको वैकेंसी का बेनिफिट है। और वैकेंसी लॉस माइनस करना है किसमें से? एआर माइनस यूआर में से। अगर वैकेंसी की वजह से, बहुत ध्यान सुनना, अगर वैकेंसी की वजह से एआर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किससे? ईआर से। तो वैकेंसी को मैं लॉस, मतलब वैकेंसी को मैं एज ए कॉस्ट ट्रीट करूंगा, बाकी वैकेंसी को मैं कॉस्ट ट्रीट नहीं करूंगा। पॉइंट समझ में आया? अब आगे सुनना, अगर वैकेंसी के अलावा किसी वजह से एआर कम है तो वैकेंसी को लॉस नहीं माना जाएगा। जो आएगी वही क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। जो ईआर होगा वही क्या हो जाएगा आपके लिए? जी भी मान ली जाएगी। फोर्थ, अगर हाउस प्रॉपर्टी रखते हो आप कैसे? एज अ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब आपका बिजनेस है उस हाउस प्रॉपर्टी का डील करने का, तो क्या होगा? शुरू के 2 साल तक उस हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं करूंगा। तो एनएवी वगैरह इनकम जो है वो निल मानी जाएगी। लेकिन 2 साल से ज्यादा रह दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। आप समझना, बिल्डर है मान लो, यहाँ फ्लैट बनाया, पूरा पूरी बिल्डिंग बनाई, तो फ्लैट बनाए, बहुत खराब थी, 2 साल तक सेल ही नहीं हुए। 2 साल तक एक तो पड़े रह गए, एक तो धंधे में नुकसान। 2 साल तक स्टॉक पड़ा हुआ है, बेच नहीं पा रहा। 2 साल बाद इधर हाउस प्रॉपर्टी में क्या लगना चालू हो जाएगा? एग्जाम। हर हाउस की म्यूनसिपल वैल्यू या फेयर रेंट क्या निकल जाएगा? उसको टैक्स लायबिलिटी निकल। और मान लो 10,000 रुपये भी मिनिमम किराया पकड़ के रुपये महीने, 1,20,000 साल के, तो फ्लैट है, 1,20,000 इंटू क्या हो जाएगा? सच में हो जाएगा टैक्सेबल। ये हमारे बेनिफिट में या नहीं है?
मगर बिल्डर तो तुम्हारे बेनिफिट में, तो बिल्डर नहीं है उन सबके लिए क्या है ये बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट। और हर हाउस की म्यूनसिपल वैल्यू म्यूनसिपलिटी निकाल के रखती है। वाले पॉइंट को भी हमने स्किप। पहले हमें ये समझना होगा कि अगर हमारा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्या ट्रीटमेंट, बोलो क्या वो ट्रीटमेंट होगा? क्या आप जिस मकान में रहते हो, आप जिस मकान में विराजते हो, मकान टैक्स ले तो क्यों नहीं लेना चाहिए मकान पर टैक्स? क्योंकि आप खुद रह रहे हो, क्योंकि आपने कुछ भी इनकम जनरेट। मैक्सिमम कितने हाउस अलाउड है आपको? 2 हाउस। 2 हाउस अगर आप खुद के ऑक्यूपेशन में रखते हो तो गवर्नमेंट के प्रॉब्लम नहीं, हाउस रखे हैं, दोनों की income क्या कर देंगे? अच्छा, अगर मान लो आपकी जॉब आउट ऑफ सिटी लग जाती है, या आपका बिजनेस आउट ऑफ सिटी है, तो भी वो एसओपी मानी जाएगी। एसओपी बोलूंगा समझ में आ जाएगा ना? एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और जैसे ही मैं एसओपी बोलूँ उसकी एनएवी मतलब नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। याद रहेगा? Okay. अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत ध्यान सुनना, अच्छा पॉइंट है, बना करके आपको करवाऊंगा सॉल्व कर। मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपके पास 2 से ज्यादा मकान है, ठीक है? मान लो जयेश है, जयपुर में 4 मकान। हाँ, मान लो इसके पास कितने मकान है? 4 मकान। अब मुझे बताओ, क्या मैं इस करूं या नहीं करूं? व्हाट इज योर ओपिनियन? 2 तो क्या हो जाएंगे? एग्जम्प्टेड हो जाएंगे। 2 एग्जम्प्टेड मत बोलना, 2 की एनएवी हो जाएगी। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, आप एग्जम्प्टेड कर दोगे ना तो इंटरेस्ट का बेनिफिट भी, इंटरेस्ट का बेनिफिट देना है उसको। 2 की एनएवी को तो मैं क्या कर दूंगा, तीसरे और चौथे मकान का क्या करूं? टैक्सेबल कर दूं? क्यों? 2 ही अलाउड है मैक्सिमम। 2 से ज्यादा मकान होने सच में वो आपके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो। समझना, इन दिस केस 2 house property at the option of assessee will be taken as self-occupied and NAV will be considered as nil and all other house property will be taxable as deemed to be let out property। अब बात समझ में? मैक्सिमम कितने मकान? 2 मकान की NAV को क्या मान लूंगा? नील। बाकी सारे मकान आपके लिए क्या हो जाएंगे? ये बात समझ में? तो हम क्वेश्चन करते हैं, मैं एक क्वेश्चन बना करके दे रहा हूँ, आप ट्राई करना। बोला बोला। बिल्कुल, देखो अच्छा क्वेश्चन है। मान लो आप जिस मकान में रहते हो, और ये बहुत कॉमन होता है, जयपुर वगैरह में ले लो, हमारे यहाँ ले लो, तो बहुत कॉमन होता है। तो क्या होता है, जैसे कि नीचे तो मकान मालिक रह रहा है और ऊपर वाला फ्लोर किराए पर दिया हुआ है। क्या ये हो सकता है कि कुछ पोर्शन में हमारा मकान मालिक रह रहा है, कुछ पोर्शन किराए पर दिया हुआ है? उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? उस केस में आपको मकान के 2 हिस्से या 3 हिस्से, जितना भी हिस्सा है वो पार्टीशन करना होगा। जितने एरिया पर आप रहते हो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, बाकी लेट आउट माना। केवल एक ही मकान में होता है ना, बहुत सारे केसेस। आधा मकान में खुद रह रहा है मकान मालिक, आधा किराए पर दिया हुआ है, तो आधी आधी वैल्यू, पूरे मकान को आधा आधा पार्ट में करना पड़ेगा। वैल्यू फेयर एंड सब कुछ क्या करना पड़ेगा? आधा आधा करना पड़ेगा। आधा मकान तो नील हो जाएगा एनएवी, और आधा मकान क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए था, सर मैं मकान, मेरे पास 2 से ज़्यादा मकान है,
मान लो ये जयेश के पास कितने मकान है, 4 मकान, और रईस आदमी है। 4 मकान में से एक भी मकान किराए पर नहीं दिया, किराया दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं। इस भाई ने 4 मकान में से मकान किराए पर नहीं। क्वेश्चन, डाउट ये है, कौन से मकान को, 2 मकान को मैं, बोलो कर देगा? 4 मकान है, 4 मकान में से एक भी मकान उसने क्या नहीं कर रखा है, किराए पर दे रखा है, तो मैं किसको टैक्सेबल, चारों में रहता है, 3-3 महीने सब में रहता है, तो बड़ी चीज है। अब सुनना, अगर ऐसा कोई केस आ जाए, या मान लो आप 3 मकान खाली पड़े हैं, एक में रहता है वो, तो ठीक है, तो आप क्या करो, ठीक है, क्योंकि असेसी तो बोलेगा मैं तो सब में रहता हूँ, असेसी तो कुछ बात करेगा, तो घर पे कौन जा रहा है देखने के लिए, जा रहा है कि रोज देख के आते रहता है कि नहीं रहता है। तो आप क्या करो, आप उस चारों मकान का वैल्यूएशन कर लो। अब मुझे एक बात बताओ, आपको इनकम ज़्यादा बतानी है कि कम बतानी है? कम बतानी है हमेशा, हमारे खून में। कम कम बताएंगे तो टैक्स क्या होगा, कम लगेगा। तो 4 में से कोई से भी 2 मकान को आप क्या मान लेना, एसओबी, और बाकी 2 मकान को क्या, डीएलओपी। क्या बोलते हैं उसको, डीएलओपी। डीएलओपी मतलब टू बी लेट आउट प्रोडक्ट। पहले पॉइंट लिख दो आप, है ना, यहाँ लिख दो। टू हाउस विल बी ट्रीटेड एज, हो गया? Okay, चलो, कंप्यूट कम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
हाँ जी, ये आप अज्यूम करना कि ये तीनों मकान किस में है, एसओपी के अंदर है, पहला पॉइंट। देखना हम जब वैल्यूएशन करते हैं, हम फ्रॉम हाउस पर आता है कि सर 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया था। 30% क्यों दिया जाता है? मकान है, मकान का 30 बाय डिफॉल्ट के अलावा कोई कभी भी अलाउड होगा क्या? तो क्वेश्चन चलो मैं कराता हूँ, इधर देखो। अगर कोई ऐसा केस आ जाएगा तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? अब ना गवर्नमेंट हमको क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है या कोई सब, इधर देख लो, पेन छोड़ दो। गवर्नमेंट हमको ये बोलती है कि यार कोई तो मकान की एनएवी को क्या कर दो, और तीसरा मकान जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब मेरे पास ये 3 मकान है, मुझे क्या मालूम इन 3 मकान में से मैं कौन से मकान को एग्जम्प्ट करूं और कौन टैक्सेबल। और मेरा अल्टीमेट टारगेट कैसा है? वैसे तो गवर्नमेंट कह रही तुम्हारी इच्छा है जो ले लो, लेकिन ये बताना कि व्हाट वी नॉर्मल पर्सन को चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेयर वी नीड अ स्पेशलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, a specialist person to become a chartered accountant। तो हम ये चाहते हैं कि सर आपके पास जो तो मतलब आपके पास जो क्लाइंट की हो, उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप उसकी इनकम को कम निकालें, विद इन द लॉ निकालें। नॉर्मली तो आप आर्बिट्रेरी हाथ रख लो, बकर बम्बे बुक करके किसी मकान को ऐसे भी मान लो, किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन इनकम टैक्स को रखना पड़ेगा कि आप जो निकालोगे उसके क्या देना पड़ेगा। क्लाइंट ने आपको, आपने जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी, कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपने मांगी वो दे दी, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी वो भी दे दी। हाँ जी। अभी हम ऑनलाइन वालों को क्या बताएंगे, क्यों पूछ रहे हैं? चलो जो भी है, तो हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3 में से गवर्नमेंट ने आपको क्या बोल दिया? गवर्नमेंट ने तो आपको बोल दिया कि भैया किसी भी मकान को क्या मान लो, मकान को क्या मान लो, टैक्सेबल कर दो, और बाकी सारे मकान को आप क्या कर दो, एग्जम्प्टेड कर दो। अब हमको तो ये ध्यान रखना है कि सर द बेस्ट पर्सन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे को तीनों हाउस का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। मतलब मैं 3 अलग अलग सिचुएशन बनाता हूँ। कैसे सिचुएशन बनाऊँ देखना, मैं बना रहा हूँ सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। सिचुएशन 1, सिचुएशन 1। अब मैं पहली सिचुएशन में क्या कर रहा हूँ, पहली सिचुएशन में मैं हाउस 1 को एसओपी बना रहा हूँ, हाउस 2 को एसओपी बना रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों हाउस को एसओपी बना दूंगा तो मुझे बताओ हाउस 3 क्या हो जाएगा? हाउस 3 क्या हो जाएगा? डीएलओपी, मतलब डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। समझ में आया? ये पहली सिचुएशन, पहली कंडीशन। दूसरे में मैं क्या करता हूँ, H1 को एसओपी बनाता हूँ, तो H2 को क्या बनाता हूँ, डीएलओपी, और H3 को क्या बनाता हूँ, एसओपी। देखो अगर आप सुपर ब्रिलियंट हो, आप उसके बिना भी कर लो तो भी काम हो सकता है, लेकिन ये सबसे सेफ साइड है, क्योंकि जिसके मकान 3-4 हैं और वो अगर तुम्हारे पास क्लाइंट आया मतलब भारी असामी, बड़ा क्लाइंट है, सारी कैलकुलेशन अपने हिसाब से फिट करके ही चलना। कि अगर जो बड़ा क्लाइंट है, छोटा क्लाइंट पर तो इनकम डिपार्टमेंट नहीं ध्यान नहीं देता, बड़े क्लाइंट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ध्यान देता, तो कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना। तीसरा, अब बोलो H1 को क्या बनाना पड़ेगा, जोर से बोलो। H1 को मैं बनाऊंगा डीएलओपी, H2 को बनाऊंगा मैं एसओपी, और H3 को मैं बनाऊंगा क्या, आई बात समझ में? तो अब मुझे बताओ कि अगर H1
मेरा एसओपी होता, ठीक है, अब मुझे कैलकुलेशन करनी, ठीक है, पहले मैं H1 को क्या मान लेता हूँ, ये इतनी आसानी से होने वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समय दिया था, करिए आराम से। H1 को एसओपी बनाता हूँ तो इसकी NAV क्या हो जाएगी, किसका बेनिफिट मिलता है हमको, आईओबीसी का बेनिफिट मिलता है। आईओबीसी कितना है 50, तो लॉस कितना आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी -50, लॉस 50,000 का, रुपीज इन थाउजेंड, 50,000 का लॉस, कम किसी लॉस आएगा इतना वो फर्क, तो मैं -50 लिखा ना, आगे जाकर कभी और पढ़ाना है, सेट ऑफ वगैरह पढ़ाऊंगा, मैं इसको नील कराऊंगा, टेंशन केस बना रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा ये कंफर्म है क्या कि इसको अपन को एसओपी मानना है? नहीं नहीं, हो सकता है इसको डीएलओपी मानना पड़े। डीएलओपी मानना पड़े तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, विच एवर इज हायर विच एवर इज लोअर, कितना हो गया 340, 340 क्या हो गई हमारी, डीएवी हो गई। म्यूनसिपल टैक्सेस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो एनएवी भी कितनी हो गई 340। इसमें से क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 30% करो, कितना आ रहा है 102, माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना 50, कितना आया 188, कम फ्रॉम, क्या बात समझ में चल था। अब हाउस वन, ठीक है, ये हाउस वन की कैलकुलेशन करी, ऐसे किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हाउस टू की। हाउस टू में अच्छा डायरेक्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जगह पर ऐसा लिख दूं क्या, समझ में आया मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि एनएवी तो क्या हो रही है, नहीं समझ में, करा देता हूँ, एनएवी क्या हो रही है नील, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना हो रहा है -100, तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया 1,00,000 रुपए। अब हाउस प्रॉपर्टी टू अगर क्या होती, हाउस प्रॉपर्टी टू क्या होती, डीएलओपी, डीम टू बी लेट आउट, तो इसकी जीएवी क्या हो जाती, विच एवर इज हायर विच एवर इज लोअर, कितना हो गया 400, माइनस करो इसका 30% कितना आ रहा है 120, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो कितना आया 180, हाउस टू की, हाउस टू अगर डीएलओपी होता तो इसकी इनकम आती 1,80,000, 180 मतलब समझे ना, रुपीज इन थाउजेंड है सब कुछ। अभी हाउस थ्री अगर एसओपी होता, ठीक है, अब इसमें तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है क्या, नहीं है, तो इसको तो क्या कर दो नील। अगर हाउस थ्री डीएलओपी होता तो एनएवी कितना आ रहा है, विच एवर इज हायर विच एवर इज लोअर, कितना आया बेटा 350, माइनस हमें करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना, मिस्टेक, स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे 30% पहले करो, कितना आ रहा है 105, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है नील है, कितना आ गया 245 हो गया इनकम फ्रॉम हाउस। अब जो हमने ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है, इस मैट्रिक्स में जमा लो, हाउस वन अगर एसओपी होता कितना आ रहा था, भूल गए क्या, अभी तो बताया था, लॉस आ रहा था कितना 50,000 का, इधर भी लॉस आ रहा था कितना 50,000 का, ये डीएलओपी होता तो कितना आ रहा है 1,88,000, हाउस टू अगर एसओपी होता तो कितना आ रहा था 1,00,000 का लॉस आ रहा था, हाउस टू अगर डीएलओपी होता तो 180, याद है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हाउस थ्री अगर डीएलओपी होता तो 2,45,000 नील, और अब सिचुएशन वन के अंदर टोटल करो कितना आ रहा है 240 माइनस 150 कितना आ गया है 95,000, सिचुएशन टू करो कितना आ रहा है 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000, सिचुएशन थ्री में कितना आ रहा है 80। अब मुझे बताओ क्या बताने में फायदा है, हाउस वन को, हाउस वन को डीएलओपी बताने में फायदा है, मैं बोलूंगा सर सिचुएशन थ्री इज मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर द, यहाँ पर इनकम कितनी बनेगी 88,000, इनकम ज़्यादा बतानी कम बतानी, कम बतानी ना, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर
यहाँ पर कितनी इनकम आ रही है? 88,000। क्या बोलूँगा? से जाके बोलेगा साहब मैं हाउस 2 और हाउस 3 में मेरा एसओपी, हाँ तो मैं कभी कभी करता हूँ, लेकिन हाउस हाउस 2 और हाउस 3 मेरा क्या है? एसओपी है, उसमें तो मैं कभी कभी जाके देता हूँ। और हाउस 1 को आप क्या मान लो? डीएलओपी, डीम टू बी लेट आउट मान। तो मेरी कितनी आ रही है? 88,000 आ रही है। नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा प्रॉब्लम करेगा। ये करके देख लेना, इंटरेस्ट प्रॉब्लम करेगा। मान लो इंटरेस्ट के 200 250 हो जाता तो समझ में आया? अच्छे से क्या बोलेगा? हाउस 1 को क्या बोलेगा? डीएलओपी। हाउस 2 को क्या बोलेगा? एसओपी। और हाउस 3 को क्या बोलेगा? पर ये क्या करो पूरा बिना देखे पूरा कॉपी करो एक बार पूरा। पहले तीनों मकानों की क्या निकालो? तीनों मकानों की इनकम निकालो।
क्या और दो क्वेश्चन। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कभी कभी बढ़ जाता है एकदम से। नहीं नहीं, चालू हुआ अभी तो। जो है ना, बेटर है। यहाँ उलझना ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एग्जाम में उलझना। 4 मकान है और आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करना है। फटाफट से कंप्यूट की।
आपको लगे एग्जैक्ट इसमें 12 मिनट। बिल्कुल। चलो, तो अब एक्चुअली ना ये समझना कि इसका 1 साल पहले, मतलब ये फाइनेंस एक्ट 2019 का अमेंडमेंट है। दो हाउसेज अलाउड है। फाइनेंस एक्ट 2019 से पहले सिर्फ एक ही हाउस अलाउड था, और अब सरकार ने कितने हाउस अलाउ कर दिए। एक तरफ तो सरकार कम बेनिफिट दे रही है, और हाउस प्रॉपर्टी में सरकार ने क्या किया है, आपको पूरा बेनिफिट दिया है। रीज़न किसी को समझ में नहीं आया कि यार क्यों दो मकान कर दिया, पहले एक ही मकान एग्जाम हुआ करता था। ठीक है? तो उस टाइम क्या क्वेश्चन भी छोटा बनता था, दो मकान है तो भी एक को एसओपी एक को डीएलओपी करना है। अब क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी। तो अभी पिछले अटेम्प्ट में तो नहीं आया है ये अभी तक क्वेश्चन। आप मान के चलना कि एक क्वेश्चन आ सकता है आने वाले 2 अटेम्प्ट में। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए वो भी देने से पीछे आ रहे हैं। इट इज़ द रीज़न। चलो, अपन डायरेक्ट सिचुएशन बनाते हैं। मेरे ख्याल से इतना तो आप कर ही चुके होंगे। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 एंड सिचुएशन 4। तो यहाँ पर कितनी सिचुएशन बन रही होगी आपकी? 4 सिचुएशन बन रही है सबकी। एक ही बना दी। एक ही बनेगी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, दो को एसओपी, कोई से भी दो एसओपी है ना। चलो, पहला हाउस 1 को क्या मान लेते हैं अपन, एसओपी। हेलो, हाँ जी। हाउस 1 अगर क्या हो, एसओपी हो, ठीक है। हाउस 2 भी क्या होगा, एसओपी। हाउस 3 क्या होगा, ईएलओपी। और हाउस 4 क्या होगा, ईएलओपी। वैल्यूएशन तो आपने कर लिया होगा। हाँ जी। हाउस 1 अगर एसओपी हो तो क्या आंसर आ रहा है, नेट एसओपी का नेट आंसर 40,000 लॉस। हाउस 2 1 लाख का लॉस। हाउस 3 241। चेक कर लेना कहीं भी दिक्कत आए तो, 241,000। हाउस 4 273। राउंड ऑफ मत करना, रुपीज इन थाउजेंड में हो। सिचुएशन 2 बोलो क्या करें, हाउस 1 को एसओपी, हाउस 2 को ईएलओपी, हाउस 3 को डीएलओपी, और हाउस 4 को एसओपी। ठीक है। करो कितना आ रहा है। ये तो सीधा आएगा 40,000 नेगेटिव। इसकी डीएलओपी बता दो। 3। हाउस 4 एसओपी हो तो 2 210। ठीक है। अगली सिचुएशन, हाउस 1 को क्या कर दो, डीएलओपी। हाउस 2 क्या कर दो, डीएलओपी। हाउस 3 क्या हो जाएगा, एसओपी। और हाउस 4 क्या हो जाएगा। हाँ जी, बताओ हाउस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है। हाउस 3 एसओपी हो तो 60। हाउस 4 अगर एसओपी हो तो ये हो गई 3 सिचुएशन। अब 4th सिचुएशन बोलो, अब क्या करें, हाउस 1 को डीएलओपी, हाउस 2 को, हाउस 2 को एसओपी, हाउस 3 को
एसओपी और हाउस 4 को डीएलओपी। हाउस 4 अगर डीएलओपी हो तो कितना आ रहा है, 2,73,500। हाउस 3 अगर एसओपी हो तो कितना आ रहा है, -30,000। हाउस 2 अगर एसओपी हो तो -1 लाख। और हाउस 1 अगर डीएलओपी हो तो 2,47,000। ठीक है, क्लियर। अब बताओ इसके अलावा क्या सिचुएशन बन रही है और। हाउस 1 क्या बन जाए, डीएलओपी। हाउस 2 क्या बन जाए, एसओपी। हाउस 3 क्या बन जाए, डीएलओपी। और हाउस 4 क्या बन जाए, हाउस 1 अगर डीएलओपी हो तो, हाउस 2 एसओपी हो तो, हाउस 3 अगर डीएलओपी हो तो, और हाउस 4 अगर एसओपी हो तो -10,000। और कोई सिचुएशन बन रही है क्या, बोलो क्या। हाउस 1 क्या, हाँ जी। हाउस 1 एसओपी हो कितना आ रहा है, -40,000। हाउस 2 डीएलओपी हो तो, हाउस 3 एसओपी हो तो, हाउस 4 डीएलओपी हो तो। ठीक है बस, चलो अभी इसकी इनकम निकालो, हाउस सिचुएशन 1 की इनकम। बोलो कितनी आ रही है, 374,500। सिचुएशन 2 की, जैसे बोला कि तीन 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 हाउस से ज़्यादा नहीं आ सकता तुम्हारे एग्जाम में। आगे, अच्छा आगे 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 फिर गया कि वो दिख रहा है ना। हाँ, सेकंड सिचुएशन में कितना आ रहा है, सिचुएशन 3 में 4,19,000। सिचुएशन 4 में 3, इसमें सिचुएशन, इसमें 486,500। अब बताओ विच ऑप्शन इज बेनिफिशियल। 360,500। सिचुएशन 4, हाउस 1 को क्या मानेंगे, डीएलओपी। हाउस 2 को एसओपी, हाउस 3 को एसओपी और हाउस 4 को डीएलओपी। इसका सही था ये? क्या हुआ, क्या गलती करी, कॉपी कर लो। कॉपी हो गया, कॉपी कर लिया होगा, कॉपी नहीं किया। नहीं वो बंद हो गया था ये, करो है। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ जी, डन। चलो एक क्वेश्चन और करो, चलो। हेलो,
जी हाँ हाँ दीजिए बोलिए बेटा। हाँ हाँ नहीं नहीं, हो गए हो गए हो गए। एक मिनट में मैं चेक कराता हूँ, है ना? मैं चेक करा। हाँ म्यूनसिपल वैल्यू कितनी आ रही है? टेन परसेंट ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू चारों हाउसेज में है। हाँ जी, ये क्वेश्चन करो। चार हाउसेज हैं, हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री और हाउस फोर। चारों मकान का वैल्यूएशन कर रखा है। समझ में आ गया तुमको कि हाउस फोर जो है, हाउस फोर में तो साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि वो तो लेट आउट कर रखा है, वो तो लेट आउट हो गया। तीन हाउसेज में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि एसओपी एलओपी वाला। करो अभी करो, अब करो, घर के कर लाओगे? ठीक है।